अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ रेडिटर्स ने, हाँ भाई ऑनलाइन कम्युनिटी जो मीम से ज़्यादा एसोसिएटेड है ना कि फाइनेंशियल एनालिसिस से, उन्होंने एक्सपीरियंस और बहुत बड़ी कंपनीज के साथ compete किया और उनके एक्सपेंस पर प्रॉफिट भी बनाया। Short interest in GameStop. This GameStop situation is the craziest I think I've ever seen. तो पिछले हफ्ते से पहले हम में से कई लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते, पर ऐसा ही हमने देखा लास्ट वीक। इस इवेंट के सरप्राइज फैक्टर का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि कुछ इन्वेस्टर्स 10 साल की उम्र के थे जिन्होंने अपनी $60 की इन्वेस्टमेंट 3000 में कन्वर्ट कर दी थी, और किसी ने अपनी $50,000 इन्वेस्टमेंट करीब 50 मिलियन में कन्वर्ट कर दी। उन रेडिटर्स ने एक बड़े हेज फंड को ऑलमोस्ट गिरा दिया था। उस हेज फंड की हालत ये हो गई थी इसको एक बहुत बड़ा बेल आउट देना पड़ा। और ये स्टोरी इतनी बड़ी इसलिए बनी क्योंकि शायद ये पहला एग्जाम्पल था जब हमने देखा कि ऑनलाइन कम्युनिटीज की पावर क्या होती है और वो फाइनेंशियल मार्केट्स को कैसे चेंज कर सकती है। अब रेडिटर्स ने ऐसा करा कैसे? उन्होंने एक कंपनी गेम स्टॉक का स्टॉक खरीदा, जो एक रिटेलर है वीडियो गेम्स और कंसोल्स का। कई लोगों को इस कंपनी पर इतना भरोसा नहीं था क्योंकि ऐसे डिजिटल जमाने में यूएस में कौन एक फिजिकल स्टोर में जाता है एक वीडियो गेम सीडी खरीदने के लिए। इसलिए कई बड़े हेज फंड्स मानते थे कि गेम स्टॉक का स्टॉक प्राइस कम होगा, यानी इन इफेक्ट उन्होंने स्टॉक को शॉर्ट किया। पर रेडिटर्स का एक डिफरेंट आइडिया था। अब ये समझने के लिए कि उन्होंने किया कैसे, हमें ये समझना होगा कि शॉर्ट क्या होता है और शॉर्ट स्क्वीज क्या होता है। शॉर्ट एक तरीका होता है पैसे कमाने का फाइनेंशियल मार्केट्स में। इसमें की कंडीशन होती है कि आप ये मानते हो कि एक पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस फ्यूचर में गिरेगा। इमेजिन करो कि आप मानते हैं कि बाबूराव एंड सन्स की कंपनी का स्टॉक फ्यूचर में गिरेगा, इसलिए आप एक ब्रोकर के पास जाते हो और ये स्टॉक उधार में ले लेते हो। ब्रोकर आपसे कहता है कि आपको 48 आवर्स के अंदर ये स्टॉक उसको वापस देना होगा। फिर आप ये उधार का स्टॉक लेकर स्टॉक मार्केट में जाते हो। अब इमेजिन करो कि अभी का स्टॉक प्राइस है 1000 रुपये। आप इस बोरोड शेयर को बेच देते हो और आपको 1000 रुपये मिल जाते हैं। फिर आप स्टॉक प्राइस के गिरने का इंतजार करते हो। जब ये स्टॉक प्राइस गिर जाता है, आप फिर अपने 1000 रुपये लेकर इस स्टॉक को खरीद लेते हो 800 रुपये में, और फिर इस स्टॉक को ब्रोकर को वापस दे देते हो। क्योंकि आपने 1000 रुपये में स्टॉक बेचा था और 800 रुपये में खरीदा, आपका प्रॉफिट हो गया 200 रुपये। और ये तब काम करता है जब आप ये मानते हो कि एक स्टॉक का प्राइस गिरेगा और वो एक्चुअली गिरता है। पर अगर कुछ लोगों को पता है कि कई सारे लोग शॉर्ट कर रहे हैं एक स्टॉक, तो वो एक शॉर्ट स्क्वीज क्रिएट कर सकते हैं जिससे आपका नुकसान हो सकता है। एक शॉर्ट स्क्वीज के दौरान आप इनिशियली सेम चीज ही करते हो। आप एक ब्रोकर से एक शेयर बोरो कर लेते हो और इस शेयर को 1000 रुपये में बेच देते हो स्टॉक मार्केट में। फिर आप उसके प्राइस के गिरने का इंतजार करते हो। पर अब इमेजिन करो कि कुछ लोगों को पता है कि आपने इस स्टॉक को शॉर्ट किया है और वो इस चीज से पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी देखते हैं। वो सडनली बहुत सारे शेयर खरीदने लग जाते हैं बाबूराव एंड सन्स कंपनी की, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस बढ़ जाता है। और ये आपके लिए बहुत बड़ा डेंजर साइन है क्योंकि आपके पास तो बस 1000 रुपये हैं और ब्रोकर अपना शेयर भी वापस मांग रहा है। फिर आप होप करने लग जाते हो कि स्टॉक प्राइस एक्चुअली 1000 के नीचे वापस गिर जाएगा ताकि आप पैसे कमा सके। पर जब आप इस चीज की वेट कर रहे होते हो, कई और दूसरे लोग हैं जिन्होंने भी इस स्टॉक को शॉर्ट किया था। अब उनके पास वेट करने का इतना पेशेंस नहीं है, इसलिए वो 1200 पर शेयर खरीद लेते हैं अपने अपने ब्रोकर को वापस देने के लिए, और उनका लॉस हो जाता है 200 रुपये का। पर क्योंकि अब ये सभी लोग स्टॉक्स खरीद रहे हैं, उसका प्राइस और बढ़ जाता है। अब आपके पास और कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है और आप 1600 पर खरीद लेते हो, और जहां आपका पहले 200 का लॉस हो रहा था, अब आपको 600 का लॉस भुगतना पड़ता है। और एग्जैक्टली यही हुआ गेम स्टॉप के इंसिडेंट के बारे में, जहाँ कई बड़े हेज फंड्स ने एक शॉर्ट पोजीशन ले रखी थी गेम स्टॉप के स्टॉक पर, और कुछ रेडिटर्स को इसके बारे में पता चल गया, इसीलिए वो इस स्टॉक को खरीदने लग गए और उसका प्राइस बढ़ाने लग गए, और फिर ये हेज फंड्स शॉर्ट स्क्वीज्ड हो गए। ये स्टोरी पिछले हफ्ते स्टार्ट नहीं हुई थी, वो स्टार्ट हुई थी 2019 में। एक यूट्यूबर थे जिनका चैनल था रोरिंग किटी के नाम से, और वो बोल रहे थे कि कैसे गेम स्टॉप के स्टॉक पर बहुत ज़्यादा शॉर्ट इंटरेस्ट है और उनको एक पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी मिली। उनका ये मानना था कि गेम स्टॉप की एक्चुअल पोजीशन इतनी खराब नहीं है जितना कुछ हेज फंड्स मानते हैं। और रोरिंग किटी जैसे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया था गेम स्टॉप पर 2 स्टोरीज की वजह से। पहली स्टोरी थी जब एक फेमस को फाउंडर ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था, और दूसरी स्टोरी थी जब माइकल बारी, जिनको एक पॉपुलर मूवी द बिग शॉट में दिखाया गया था, उनका भी यही मानना था कि गेम स्टॉप का फ्यूचर एक्चुअली बेटर हो सकता है। फिर लास्ट ईयर 2020 में किसी ने रेडिट पर पोस्ट किया था
कि शॉर्ट इंटरेस्ट इस स्टॉक पर एक्चुअली 120% है। तो रेडिटर्स ने नोटिस किया कि क्योंकि इतना ज़्यादा शॉर्ट इंटरेस्ट है, ये एक्चुअली एक आइडियल अपॉर्चुनिटी है एक शॉर्ट स्क्वीज क्रिएट करने के लिए और पैसा कमाने के लिए। और ये जो डिस्कशन चल रहा था रेडिट पर, वो एक बहुत अच्छे टाइम पर चल रहा था। फर्स्टली कई यंग ट्रेडर्स के पास सेविंग्स भी थी और टाइम भी था क्योंकि ये लॉकडाउन का समय था। सेकेंडली कोई ऑल्टरनेटिव स्पेस नहीं थी उनके लिए इन्वेस्ट करने के लिए। ऐसे मेनली स्पोर्ट्स बेटिंग इतनी हो नहीं रही थी क्योंकि बहुत सारी स्पोर्ट्स लीग्स बंद थी। और थर्डली उनके पास ट्रेडिंग एप्स अवेलेबल थी जो वो यूज़ कर सकते हैं, मेनली रॉबिनहुड। रॉबिनहुड एक ऐसी ऐप है जिसने कई फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स को फाइनेंशियल मार्केट्स में घुसने का मौका दिया है। रॉबिनहुड पर कोई कमीशन फीस भी नहीं है और इसका यूज़र एक्सपीरियंस इतना अच्छा है कि कई यंग लोग इसको बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं और इसीलिए वो यूएस में वन ऑफ द मोस्ट डाउनलोडेड ऐप बन गई ऐप स्टोर और गूगल प्ले में। तो ये सारी चीज़ें कंबाइन हो गई रेडिट कम्युनिटी के साथ, एक ऐसी कम्युनिटी जहाँ यंग ट्रेडर्स एक दूसरे को एडवाइस भी देते और मीम्स भी शेयर करते। और इसके बारे में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सब रेडिट था वॉल स्ट्रीट बेट्स। अब जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको रिटेल इन्वेस्टर्स कहा जाता है, वो मार्केट को बहुत बड़ी तरह इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते क्योंकि ये मार्केट बड़ी इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जैसे हेज फंड से डोमिनेटेड होती है। पर रॉबिनहुड और रेडिट ने अब दिखाया है कि ये रिटेल इन्वेस्टर्स एक साथ काम करके एक एक्चुअली मार्केट को स्विंग कर सकते हैं। चौथा कारण था कि इन रिटेल इन्वेस्टर्स को कई बड़े इन्वेस्टर्स से इंकरेजमेंट मिल रही थी और वो ऐसे इन्वेस्टर्स को ऑलमोस्ट भगवान ही मानते थे। अब इलॉन मस्क क्या थी वो को चमात की पॉपुलैरिटी के पीछे एक मेजर कारण है कि वो सोशल मीडिया को बहुत इफेक्टिवली यूज़ करते हैं। जैसे वो रेगुलरली फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो कई बार कॉम्प्लिकेटेड होती है बहुत सिंपल फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं। जैसे चमात एक 1 पेज समरी शेयर करते हैं अपनी हर इन्वेस्टमेंट के बारे में, जो बहुत आसान बना देती है रिटेल इन्वेस्टर्स को समझने के लिए। और ये पॉपुलैरिटी उनको खुद मदद करती है क्योंकि इस पॉपुलैरिटी से वो अपनी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स बहुत आसानी से लेकर आ सकते हैं। और इसका अंदाज़ा कि कितनी पावर है ऐसे लोगों की रिटेल इन्वेस्टर्स पर आप इलॉन मस्क के ट्वीट से लगा सकते हैं। जैसे जब उन्होंने गेम स्टॉक ट्वीट किया, गेम स्टॉक की स्टॉक वैल्यू सडनली इंक्रीज हो गई। रिसेंटली उन्होंने बिटकॉइन का वर्ड अपने ट्विटर बायो पे डाला जिसकी वजह से बिटकॉइन की वैल्यू सडनली इंक्रीज हो गई। अब ये नहीं है कि इन चीज़ों की फंडामेंटल वैल्यू चेंज हुई है, बस परसेप्शन ही चेंज हुआ है और इलॉन मस्क में इतनी पावर है कि वो इस परसेप्शन को बस एक ट्वीट से चेंज कर सकते हैं। अब कई लोगों ने ये भी कहा है कि ये एक जरिया था रेडिटर्स को एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने का इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के अगेंस्ट। ये कुछ हद तक ट्रू हो सकता है। जैसे एक रेडिट यूजर ने कहा कि वॉल स्ट्रीट बेट्स के सब रेडिट पर कई लोग वो है जिनकी 2008 के क्राइसिस की वजह से जॉब्स चली गई थी, पर उनके हिसाब से वो लोग जो इस क्रैश के लिए रिस्पॉन्सिबल थे अभी भी पावर में है और अमीर हो रहे हैं। एक रेडिटर ने 4 महीने पहले एक पोस्ट डाला था बैंकरप्टिंग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स फॉर डमीज। और ये एक पार्शियल मोटिवेशन हो सकता था कई लोगों के लिए कि वो दिखाना चाहते थे कि वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ compete कर सकते हैं। पर ये बोलना कि रेडिटर्स ने ये किया सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के लिए, ये शायद इतना सच नहीं है क्योंकि जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया वो पैसा कमाना चाहते थे। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट एक बाय प्रोडक्ट था, मेन मोटिवेशन नहीं। अब इस इंसिडेंट की वजह से 3 चीज़ों पर फोकस आ रहा है। पहला है एलिगेशंस की रेडिटर्स ने मार्केट को मैनिपुलेट किया है और इसकी वजह से एक रेगुलेटरी स्क्रूटनी भी हो रही है रेडिट पर। कुछ लोगों का मानना है कि ऐसी ही स्पेकुलेशन हमने .com बबल के दौरान देखी थी जो अर्ली 2000 में आया था, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने कुछ स्टॉक्स की वैल्यू को हाइप कर दिया था और इवेंचुअली एक मार्केट क्रैश हो गया था। पर इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि फाइनेंशियल मार्केट्स में ऑलमोस्ट सभी लोग मार्केट को मैनिपुलेट ही करने की कोशिश करते हैं। दूसरा इशू आया रॉबिनहुड पर। अब रॉबिनहुड जब स्टार्ट हुई थी उनका ऑब्जेक्टिव था कि वो ट्रेडिंग को बहुत एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं, पर कुछ लोगों का मानना है कि इसने बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल बना दिया है जिसकी वजह से बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं और यंग लोग बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक कॉमन आर्ग्यूमेंट जो दिया जा रहा है रॉबिनहुड के अगेंस्ट वह है कि इस ऐप ने ट्रेडिंग को एक ऑलमोस्ट गेम की तरह बना दिया है जिससे लोग एडिक्टेड हो सकते हैं। जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको फ्री स्टॉक्स मिलते हैं। ट्रेडिंग के बाद कई बार आपको एक सेलिब्रेशन जैसे इमोटिकन्स दिखते हैं और आपको रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं जैसे आप कोई गेम खेल रहे हैं। पर इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि ये जो बैकलैश हो रहा है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से रॉबिनहुड के बारे में, वो एक्चुअली एलिटिज्म का एक एग्जाम्पल है।
कई सालों से ट्रेडिंग वॉल स्ट्रीट ही डोमिनेट कर रही थी, क्योंकि ट्रेडिंग करने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पैसा। और छोटे इन्वेस्टर्स के पास ना ही कोई पैसा था और ना ही कोई इंस्टीट्यूशनल एक्सेस थी ट्रेडिंग करने के लिए। पर रॉबिनहुड ने वो चेंज कर दिया है, और क्योंकि अब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की पावर कम हो रही है, इसलिए वो रॉबिनहुड जैसी ऐप्स के अगेंस्ट जा रहे हैं। और तीसरा जो इशू हाईलाइट हुआ है वो है ऑनलाइन कम्युनिटीज का। इंटरनेट की दो पावर्स है। पहली पावर है कि वो बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर सकती है, पर दूसरी पावर है कि वो बहुत सारे लोगों को बहुत जल्दी इकट्ठा कर सकती है। और ऐसी ऑनलाइन कम्युनिटीज़ किसी भी इशू को बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, चाहे वो एक नॉन सीरियस टॉपिक हो या फिर बहुत सीरियस टॉपिक। जैसे ऐसी कम्युनिटीज़ ने सोनिक द हेजहॉग की मूवी के ग्राफिक्स भी बदलवाए थे और ट्रम्प की रैली पर अटेंडेंस भी कम करवाई थी। और कुछ लोगों को डर है कि ऐसी ऑनलाइन कम्युनिटीज़ पॉजिटिव चेंज भी क्रिएट कर सकती हैं, पर कई बार एक ऑनलाइन मॉब की तरह भी एक्ट कर सकती है। और हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि गेम स्टॉप एक लास्ट एग्जाम्पल नहीं होगा जहाँ ऐसी कम्युनिटीज़ अपनी पावर दिखाएंगी। हाय गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। तो मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स और वीडियो देखे थे इस इशू के बारे में, और मुझे लगा आई कैन हेल्प इट सिंप्लीफाई फॉर अ लॉट ऑफ द व्यूअर्स, सो आई होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू आर वंडरिंग कि ये इंडिया में हो सकता है नहीं, तो एक्चुअली ये इंडिया में नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे रेगुलेटर ने बहुत रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट कर रखी हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट जैसे एक रेगुलेशन है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, जिसके हिसाब से ऐसी चीज़ें, ऐसा रिस्क टेकिंग बिहेवियर नहीं हो सकता है। So thank you for watching and see you next time.